Hello everyone, welcome to the channel. We have already started our ESTET previous year's question series in which we covered the questions from 2016 to 2025. The first lecture of this series is already live. This is the second lecture of the series. We have started this series according to units. The first unit of the 11th class is physical word, physical word and measurements. ठीक है, तो इस यूनिट में जो मेन टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास यूनिट डायमेंशंस, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर. इसका एक लेक्चर ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है. टिल नाउ 19 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा चुके हैं. ओके, अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. हमने 8 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं. 2008 क्वेश्चन है वो 2020 में आया था और 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन 9th और ये एस्टेट 2022 में पूछा गया है. ठीक है, अब हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे. ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि if E naught is the electrical permittivity of the free space and E is the electric field, then epsilon naught E squared has the dimension of. हमें बताया गया है कि epsilon naught E square का डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल होता है, प्रेशर के, एनर्जी के, नन ऑफ दीज हमें बताना है कैलकुलेट करके. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है हमारे पास? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ओके, ये क्या है हमारे पास? एनर्जी डेंसिटी. तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन हमें बताना है. तो हाफ यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इट मीन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होगा. ओके, अब एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी के डायमेंशंस को कैलकुलेट भी किया था और मैं आपको फिर से बताती हूँ कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन हमेशा सेम होता है. ठीक है, एनर्जी हमारे पास क्या होती है और वर्क क्या होता है, पर इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है. वर्क होता है हमारे पास एफ डॉट एस. यहाँ से फोर्स की वैल्यू होती है एम एल टी माइनस टू. फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू. एस हमारे पास क्या होती है? लेंथ. तो हमारे पास वर्क का डायमेंशन आया एम एल टू टी माइनस टू. तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम एम एल टू टी माइनस टू. और वॉल्यूम हमारी क्या होती है? एल क्यूब. तो एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशन आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू. अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है इन चारों में से किसका डायमेंशन इक्वल है. ओके, एनर्जी डेंसिटी के. तो फर्स्ट हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो हमें अभी भी कैलकुलेट किया था कि फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल. तो इसका डायमेंशन आया हमारे पास एम टी माइनस टू. तो ये तो सेम नहीं है, इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं. प्रेशर. प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया एल टू.
तो इसका डायमेंशंस हमारे पास आया m l-1 t-2। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल जाता है कि हमारा करेक्ट आंसर है प्रेशर। सिमिलरली हम एनर्जी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी का तो हमने अभी निकाला था कि एनर्जी किसके इक्वल है, ml/t-2। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। ओके, तो चलो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को फिनिश किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन 10 में हमें क्या कह रहा है कि the density of the material of a cube is measured by measuring its mass and length of the side। हमने डेंसिटी को मेजर किया है, किससे किया है, मेजरिंग मास एंड लेंथ। मतलब डेंसिटी को कैलकुलेट करते हुए हमें मास और लेंथ का यूज करना है ओनली। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 1% एंड 2%। मास और लेंथ में हमें परसेंटेज एरर गिवन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज एरर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर क्या होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, बताओ। डेंसिटी होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। और इसमें कहा है कि हमने डेंसिटी को मास और लेंथ इन दोनों का यूज करके ओनली सॉल्व किया है। तो हमें वॉल्यूम को किसमें, लेंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल हुआ, एल क्यूब। ओके, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मास को एम से करते हैं, अपॉन एल क्यूब। ओके, अब हम इसमें क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन एम। जो ये पावर है ये न्यूमरेटर में आगे चली जाती है और सिमिलरली हम क्या लिखते हैं, डेल एल अपॉन एल। न्यूमरेटर से भी अगर कोई चीज हमें ऊपर ले जानी है तो ऐसा नहीं हो माइनस होगी, माइनस नहीं होगी, वो प्लस होगी। और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। और सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, जो ये वैल्यूज है ये सब कैसी है, एब्सोल्यूट एरर्स हैं। और जो ये नीचे जो वैल्यूज है, ये तीनों जो वैल्यूज है मेजर्ड वैल्यू है इनकी। ओके, चलो अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए डेल रो अपॉन रो मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100% प्लस 3 डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100%। ओके, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1%। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2%। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1% प्लस 3 इंटू 2%, तो ये हमारे पास आ गया 7%। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, 7%। देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे हुए इन लोगों ने। आपको बस कंसेप्ट का पता होना चाहिए, बस आपको अप्लाई करना है। 2022 में ये इनका थर्ड क्वेश्चन है, देख रहे हो आप लोग, थर्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ये हर ईयर में सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या सिमिलर चल रहा है, सब कुछ नहीं। किसी ईयर में कम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किसी ईयर में ये लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कभी एक क्वेश्चन नहीं होता, जैसे हमने देखा था 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं है, और जिस ईयर में क्वेश्चन है तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 3 है, 4 है। ओके, चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेट करता हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा है कि राउंड ऑफ द टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट को राउंड ऑफ करना है। ओके, तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर के लिए, तो डेसिमल है
जैसे इसमें 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। डेसिमल्स के बाद अलग-अलग डिजिट है ना, तो अगर हमें इन्हें ऐड अप करना है तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, ठीक है? तो जैसे मैं आपको करके बताती हूँ 2.214, तो नेक्स्ट में हमारा डेसिमल है 0.6, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.6 और 104, नेक्स्ट में 9.0320, ओके, नेक्स्ट 4.36, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। अब इनको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है? अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारे पास आंसर आता है 0, 6, 6, 3, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 1, 9, 1, 10, 19, 4, 23, 2, 2, 2 जा 4, 2, 2, 4, ओके। ये हमारे पास कैलकुलेशन करने पे आंसर आया। तो अब आप समझ गए होगे ना कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो डेसिमल है वो एक दूसरे के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दो 9.032 फिर ऐड करो, तो वो गलत होगा, ठीक है? इतना आया आप समझ? ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मिनिमम डिजिट होती है ना, मिनिमम, वहां तक हम राउंड ऑफ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है? 1 डिजिट है, 1 पॉइंट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 2 तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है? तो 2 से पहले हमारे पास क्या है? 0, 0 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कहाँ तक है? यहीं से हम अपना आंसर दे सकते हैं कि हमें ओनली 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, और 1 डिजिट के लिए भी किस लिए कि ओनली 1, और यहाँ पे जो 0 है वो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 0 ने हमारे पास यहाँ पे +1 ऐड नहीं किया, तो हमारा आंसर ये हो गया, और हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर। तो अब हमारे रूल्स हैं। तो रूल होता है, एक है कि 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर हो डिजिट से आगे तो +1 ऐड करता है। तो ये वाला जो 5 से बड़ा है ना, उसके लिए परफेक्टली मैच करता है। पर जब 5 की एग्जैक्ट 5 वैल्यू होती है तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सेकंड रूल है, अगर नंबर 5 से छोटा है तो +1 ऐड नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 है, जो ये 0 है, ये 5 से छोटा है, तो ये कुछ भी ऐड नहीं करेगा नेक्स्ट डिजिट में, ओके। और सेकंड रूल क्या है हमारे पास? जो सेकंड रूल है उसका नेम है इवन ओड रूल, इवन ओड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास एग्जैक्ट 5 होता है, ठीक है? तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, जैसे 146.25, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, 146.35, हमें इसको 2 तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 1 डिजिट डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास 5 है, और इसमें भी हमारे पास 5 है, अरे ये भी 2 ही है, तो ये हमारे पास 5 है। एक सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या है? 5 है। अब अगर ये हमारे पास 5 है तो इस सॉरी यहाँ पे 3 5 ही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इवन नंबर है, यहाँ हमारे पास क्या है? ओड नंबर है। अगर 5 से आगे कोई इवन नंबर होगा तो +1 ऐड नहीं होगा, और 5 से आगे अगर ओड नंबर होगा तो +1 ऐड होगा, ये इसका रूल है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या बना? इसका आंसर आएगा 146.2 राउंड ऑफ करने के बाद, और इसका हमारे पास आंसर आएगा 146.4। तो यहाँ पे हमारे पास रूल है कि 5 या जब 5 से कोई बड़ा होता है, ठीक है, तो हम 1 ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास और 5 से छोटा होता है तो कुछ भी ऐड नहीं होता है प्रीवियस डिजिट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है इवन ओड रूल। ये रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास जो ये एग्जैक्ट 5 वाली कंडीशन है, इसमें अगर
5 से आगे इवन नंबर है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, और 5 के आगे अगर ऑड नंबर है तो +1 ऐड होगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेट 2022। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक इस टाइम। तो 2022 में इन्होंने 4 क्वेश्चन हमसे पूछे थे। ठीक है, चलो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इस पे प्रोसीड करते हैं। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। ओके, इसके लिए हमें स्पेस की भी काफी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको छोटा छोटा करके करते हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या कहा है कि टेक अ थिन ट्यूब ऑफ द इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। हमें एक ट्यूब लेनी है जिसका इनर रेडियस क्या है, ए है, और आउटर रेडियस क्या है, बी है। ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। मेड ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा। ए मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट एम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम। मास क्या है, एम। ड्रॉप थ्रू द ट्यूब अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी वीटी को अटेन करता है, वीटी ऐसे लिखा जाता है। If k is directly proportional to this, then the values of alpha, beta, gamma और delta ये हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का इन्होंने फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के की डायमेंशंस निकालेंगे। के की डायमेंशंस को हम यहाँ से इनसे रिलेट करेंगे और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालेंगे कंडक्टिविटी की और इनके मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू नॉट की वैल्यू रखते हुए। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो तो वीटी हमारे पास किसके इक्वल है, mg अपॉन के। तो यहाँ से के आ जाएगा वीटी अपॉन एम। यहाँ से हमारे पास के, यहाँ पे हमारे पास के आएगा mg अपॉन वीटी। अब के का डायमेंशन कैसे निकलेगा, मास का m, जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका ml_t-2, और vt हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है, कैसे भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन सेम होता है, तो vt का होगा lt-1। ओके, अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका डायमेंशन आता है हमारे पास m l0t-1। ये हमारे पास k का डायमेंशंस आ गया है। ठीक है, k का, अब मैंने क्या कहा था कि अब हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में रख के रिलेट करते हैं, पर उसके लिए पहले हमें म्यू नॉट सिग्मा एम बीटा माइनस ए4 इनके डायमेंशंस पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है बीटा माइनस ए हमारे पास क्या एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशंस क्या होगा, एल। A4 भी मेरे पास एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, L, और ये L का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है M। ये किसके इक्वल होता है, करंट मल्टीप्लाई एरिया। हमारे पास करंट होता है एम्पियर में, ए होता है एल स्क्वायर में, तो M का डायमेंशन भी ये है। हमने 3 डायमेंशन निकाल लिए। अब हम चलते हैं म्यू नॉट की तरफ। अब म्यू नॉट निकालने के लिए हमें मैग्नेटोस्टेट में जाना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो म्यू नॉट का हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है ml_t-2 a-2, ये होती है हमारे पास म्यू नॉट की। और सिग्मा की वैल्यू होती है हमारे पास m-1 l-3 t3
ए स्क्वेयर। ये इंपॉर्टेंट है क्वांटिटीज, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। इनको निकालना मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो पहले म्यू नोड को देखते हैं। म्यू नोड को हम कैसे निकालते हैं, मैग्नेटोस्टैट के अंदर हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। जब हम दो स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं ना, तो वहां पे हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, ठीक है। 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, म्यू नोड का डायमेंशन चाहिए, तो डी इधर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो म्यू नोड एफ इंटू डी, अपॉन आई। I1 और I2 को मैं अभी आई लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपॉन एल। ओके, तो यहाँ पे एम नोड क्या होता है, एफ क्या होता है हमारे पास, बहुत बार बताया मैंने तुम्हें। एफ होता है ML T-2। डी क्या होता है, एल, एम्पियर, इंटू एल। तो म्यू नोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, एम, ठीक है। एक एल से एल कैंसिल, एक बचा एल T-2, एम्पियर ऊपर जाके A-2। इस तरह हमने क्या किया, हमने म्यू नोड का ये वैल्यू क्या किया, निकाला, ठीक है। अब हम किसका वैल्यू निकालते हैं, हम जाते हैं अब कंडक्टिविटी की तरफ। अब हम कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं। कंडक्टिविटी हमारे पास, हमें पता है कि इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। और अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो हमें रेजिस्टेंस से निकालनी पड़ेगी। R इक्वल टू रो L बाई ए। हमें पता है ये इनवर्स है, तो R इक्वल टू L सिग्मा अपॉन ए। अगर हम यहाँ से सिग्मा निकालते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू L अपॉन आर ए, ठीक है। तो L की डायमेंशन L है, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर है, R की हमें नहीं पता, अगर याद है तो ठीक है, वरना निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हमें पता है R इक्वल टू V बाय आई होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन चार्ज भी लिखते हैं, ठीक है। आई क्या है हमारे पास, करंट। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अभी बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ML/T-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। और चार्ज हमारे पास क्या होता है, I मल्टीप्लाई टी। आई हमारे पास एम्पियर में, टाइम टी में, ठीक है। सॉरी गलती होगी, यहाँ पे ये करंट नहीं, ये है एरिया। क्या किया मैंने, अरे ये यहाँ पे एरिया है, ये करंट ही है, ये क्या है हमारे पास, करंट। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एम्पियर। ओके, तो ये हो गया ML/T -1 A-2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, ML/T-1 A-2। ओके, मुझे ना थोड़ा डाउट लग रहा है, क्या हो सकता है, ML/2 चार्ज इंटू करंट, वी वर्क अपॉन चार्ज इंटू करंट। ओके, आई स्क्वेयर इंटू टी, तो ये ए स्क्वेयर आ गया इंटू टी आ गया। ओके, तो ए का -2 हो गया, टी का -3। अरे ये लग रहा है ना कि ये जाएगा ऊपर, तो ये -3 हो जाएगा। अब सब ठीक है। ओके, देखो छोटी सी मिस्टेक भी कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब हम ये सब वैल्यू क्या करेंगे, इस कंडक्टिविटी में पुट करेंगे। ओके, चलो, तो सिग्मा इज इक्वल टू एल आर ML/2 T-3 A-2 इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है, एम्पियर नहीं है, एरिया है।
तो इंटू एल स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कंडक्टिविटी आएगी m-1 एल, 4 में से गया 3, T3A2। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब फिर अब इतना समझ आ गया। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब हम इनको अरे अब हम इनको इस फॉर्मूला में पुट करके अपने रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। k इज इक्वल टू, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू नॉट अल्फा सिग्मा बीटा m गामा बीटा माइनस a डेल अपॉन a की 4। चलो यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास k का डायमेंशन आया था m1 l0 t माइनस 1। ठीक है, और अब हम उसमें लिखते हैं म्यू नॉट का हमारा है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, इसकी पावर अल्फा है। सिग्मा है हमारे पास m-1 l-3 t3a2। ओके, इसकी क्या है, बीटा है। और m का क्या है हमारे पास ए एल स्क्वेयर, इसका गामा है। ओके, और बीटा माइनस ए लेंथ है, इसका डेल है अपॉन ये हमारे पास लेंथ है उसका 4 है। अब हम कंपेयर करते हैं। अगर हम m को कंपेयर करते हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इनको एक एक स्टेप जंप करते हुए ऐड करती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है ना m की पावर, यहाँ पे m की पावर अल्फा है, यहाँ पे माइनस बीटा है। तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। दूसरा हम L को कंपेयर करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे -3 बीटा है, यहाँ पे +2 गामा है। ठीक है, प्लस डेल्टा है, नीचे वाला ऊपर जाके -4 है। अब मैं t की वैल्यू लिखती हूँ, तो -1 इज इक्वल टू -2 अल्फा है +3 बीटा, और आगे t नहीं है। और अगर मैं a का लिखती हूँ तो a का क्या आएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू -2 अल्फा +2 बीटा प्लस गामा। ओके, ये हमारे पास 4 इक्वेशन आई है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, अगर मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा हो जाएगा 1 प्लस बीटा। अब मैं अल्फा को इसमें पुट करती हूँ। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 3 बीटा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 बीटा प्लस 3 बीटा, तो मतलब -2 प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1, और ये +2 होगा तो ये 1, बीटा 1 है। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करती हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अल्फा 2 है, बीटा 1 है, तो ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकते। ओके, तो अल्फा 2 यहाँ है, बीटा 1 यहाँ है, तो इन दोनों में से हमारे पास हो सकते हैं। अगर हम गामा की या डेल्टा की वैल्यू निकाल ले तो हमें पता लग जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को, ये थर्ड जो इक्वेशन है इसको देखें, तो इसमें अल्फा बीटा है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ये तो मैं सॉरी थर्ड इक्वेशन नहीं, अगर हम फोर्थ इक्वेशन को लिखें, थर्ड तो हम यूज कर चुके हैं, फोर्थ इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमारे पास, तो 0 इज इक्वल टू -2 अल्फा हमारे पास 1 है, प्लस बीटा हमारे पास 2 है, प्लस गामा, तो ये गामा इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, इधर जाके +2, 2 2 जा -4।
2 जा -4, तो मेरा माइनस में आंसर कैसे आ सकता है? 2 जा 4, 2 1 जा 2, सॉरी अल्फा की वैल्यू 2 है हमारे पास और बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो गामा की वैल्यू 2 हमारे पास कौन से है? फर्स्ट इक्वेशन में है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह हमने अपने 13 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 14 है ये हमसे पूछा गया है 2023 के अंदर। ओके, चलो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें ये पूछा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.001001 आर। इसमें हमें सिग्निफिकेंट डिजिट बतानी है। तो हम पहले कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे हमारे पास होती हैं लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज, जो जीरोज लास्ट में होती हैं किसी भी क्वेश्चन के, वो होती है हमारे पास क्या? लीडिंग, सॉरी, जो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में होती हैं वो हमारे पास क्या होती है? लीडिंग जीरो। जैसे इसमें लीडिंग जीरो कौन कौन सी है? इसमें ये लीडिंग जीरोज है। ओके, तो मैं अगर एग्जांपल लूं 0.05, 0.0003, तो ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है। तो जो नॉन जीरो डिजिट होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। पहला रूल क्या है? जो नॉन जीरो होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, सेकंड हम जीरोज के बारे में पढ़े तो लीडिंग जीरोज, तो जो ये पहले आने वाली जीरोज है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ओके, उसके बाद होती है हमारे पास ट्रैप्ड जीरोज, के पास होती है ट्रैप्ड जीरोज। ट्रैप मतलब जो बीच में आ रही है, जैसे ये है 101, 5.005, 9.1101, तो ये जो भी बीच में आ रही है ये सारी हमारे पास क्या है? ट्रैप्ड जीरो। जैसे ये जीरो, ये दो जीरो, ये जीरो, सब क्या है? ट्रैप्ड जीरोज। तो ये जीरोज हमारे बीच में आ रही है। ओके, तो ये वाली जो जीरोज होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। ये जीरोज होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। इसमें 4 है। इसमें 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 5। ओके, इस तरह हमने इसके बारे में जाना। हमने सबसे पहले आने वाली जीरोज के बारे में जाना, अब बीच में आती थी उन्हें भी जान लिया। अब हमारे पास कौन सी है जो बाद में आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज, यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं। एक आती है कि विद डेसिमल पॉइंट और दूसरी होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो जो विद डेसिमल पॉइंट होती है जैसे 45.00, 0.240, और विदाउट डेसिमल जैसे 96500, 600, ये सब क्या है हमारे पास? सिग्निफिकेंट, सॉरी, ये हमारे पास है विदाउट डेसिमल पॉइंट। जैसे 1350 है। ओके, अब इनके बारे में सुनो। तो जो डेसिमल पॉइंट के साथ होती है ना, उसके अगर हमारे पास पॉइंट है और उसके बाद जीरो है, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे ये है, ये जीरो नहीं है, पर ये क्या है? पॉइंट के बाद है, तो ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 4, 1 2 3 4, ये दोनों जीरोस काउंट होंगे क्योंकि ये डेसिमल है। यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। ओके, इतना आया समझ में? यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये दोनों भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। आगे इतना समझ में? ओके, और जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग की स्पेलिंग भूल गई, बताओ। काउंटिंग नंबर्स,
मतलब एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं हमारे पास, या जैसे 1 इंच किसके इक्वल होता है हमारे पास, बताओ। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। ओके, ये सब समझ आया होगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये कौन सी जीरोज है, लीडिंग जीरोज। और हमने पढ़ा था लीडिंग जीरो का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ये दोनों जीरोज कौन सी हमारे पास, ट्रैपेजीरोज, ये सिग्निफिकेंट होती हैं। ये नॉन जीरो नंबर है 1 एंड 1, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी आई, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। तो 2 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये कब पूछा गया है, 2024 के अंदर। कब पूछा गया है ये, 2024 के अंदर। ठीक है, मतलब जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके अंदर। चलो अब इसको करते हैं। इसमें पूछा गया है कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड द टाइम पीरियड आर मेजर्ड विद For a simple pendulum, for a simple pendulum, length and the time period are measured with plus minus 2%, plus minus 3% error respectively. The percentage error in the determination of the G. तो हमें percentage error निकालना है G में। देखो सेम पैटर्न पे फॉर्मूला, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो T होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। 2 पाई हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो उसको इग्नोर करते हैं और दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। तो टी स्क्वेयर इक्वल टू एल अपॉन जी। हमें जी में निकालना है तो जी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वेयर। अब रिलेटिव एरर डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। ये सब तो अब आपको आ गया होगा, 2 आगे आ जाएगा, डेल टी अपॉन टी। ये हमारा क्या है, रिलेटिव एरर। अब हम इसमें मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं तो ये हमारे पास कौन सा हो जाता है, परसेंटेज एरर इंटू 100%। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो एल में हमारे पास और टी में हमारे पास ये कितना परसेंट गिवन है, +-2%। और ये एरर कितना गिवन है टी में, +-3%। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2%। यहाँ पे प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है, हम आखिर में लगा देते हैं उसको। ठीक है, 2% +2 इंटू 3%। तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8%। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आया है वो 8%, +-8%। ये आ गया आंसर। आपने देखा ऐसे ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया एस्टेट 2024 में। कब पूछा गया है, एस्टेट 2024 में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन मींस। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड क्या है ए, फ्रीक्वेंसी को इसको एन से डिनोट कर रखा है, ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, द एवरेज पावर इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में एवरेज पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। तो ये क्या कह रहा है, जो एवरेज पावर है वो हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, ए के पी एन क्यू एम आर वी एस। ओके, यहाँ पे हमारे पास m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। चलो मैं साइड में ना इनके डायमेंशन साथ साथ लिख के चलती हूँ। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड a क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ हमारे पास, लेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, n, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है हमारे पास, टाइम इनवर्स। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, 1/t। ओके, अब हमारे पास आगे क्या है, एवरेज आगे है हमारे पास एवरेज पर ए की पी एम है मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास मास है पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ml-1। उसके बाद है हमारे पास v। v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। तो वेलोसिटी का होता है lt-1। ठीक है,
और पावर का अगर हम निकालने चाहें तो पावर हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है और वर्क और एनर्जी का हमने डायमेंशन पहले भी निकाल चुके हैं, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, ml2t-2। टाइम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा ml2t-3। ओके, ये हमारे पास पावर का फॉर्म डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। एक तो स्टेप है, मेथड वन है, अगर हमें इसका फॉर्मूला याद है तो हमें पता है जो एवरेज पावर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर वी। वी वेलोसिटी है, ठीक है, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, ओमेगा हमारे पास क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास एन, तो ओमेगा हो गया हमारे पास 2 पाई एन। तो अगर हम ओमेगा को 2 पाई एन रखते हैं तो 2 पाई एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर इंटू वी, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 पाई स्क्वेयर अपॉन 2 एम इंटू एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर वी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे m की पावर क्या है हमारे पास, m, यहाँ पे m की पावर क्या है 1, n की 2, a की 2, v की 1, तो v की पावर है हमारे पास s। s की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, इट मीन्स s आ गई हमारे पास 1। a की पावर हमारे पास क्या है p, तो p हमारे पास क्या आ गया 2। n की पावर हमारे पास q, तो n क्या आ गया 2। m की पावर है हमारे पास r, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m की r m आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो p की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, s और r। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये आएगा, p q r s, इनकी ये वैल्यूज होगी। आया इतना समझ में? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अगर अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या था, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या था कि हमने डायमेंशंस तो ये सारे निकाल लिए थे, ये सारे डायमेंशंस हमने निकाल रखे हैं, अब ये बस इक्वेशन में पुट करने हैं। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डायमेंशंस पुट करने हैं। चलो तो भाई पुट करते हैं। पावर का क्या था, एवरेज पावर का ml/t-, और ये किसके इक्वल है, कहाँ गया, ए की पावर p, ए का है एल की पावर p, एन की है t-1, तो t की पावर t, एन की पावर क्या है q, उसके बाद है एम है ml-1, इसकी पावर क्या है r, और वेलोसिटी क्या है lt-1, इसकी पावर है s। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास m किसके इक्वल है, m की ओनली r पावर है, l की क्या है p माइनस r प्लस एस, एल की क्या है हमारे पास p माइनस r प्लस एस, टी की क्या है, यहाँ से टी की एक पावर यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी। ओके, तो टी की पावर है -q माइनस एस, और ये हमारे पास है ml/t-3। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं, हम m को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे m की 1, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अगर हम L को कंपेयर करते हैं तो P माइनस आर प्लस एस इज इक्वल टू 2, और T को कंपेयर करते हैं तो -q माइनस एस इज इक्वल टू -3, और हम यहाँ पे R की वैल्यू रखते हैं तो P, R की 1 रखते हैं तो P प्लस एस इज इक्वल टू -1, उधर जाके 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास -q माइनस एस इज इक्वल टू -3, या तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने में बहुत इश्यूज है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से वैल्यू लेंगे और पुट करके देखेंगे ऑप्शन से वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास r तो क्या है 1, r क्या है हमारे पास 1, r1 है, r1 सॉरी r है हमारे पास 1, r1 है, इसमें भी r2 है, pqr2 है, इसमें भी r2 है, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमें इनका वैल्यू पुट करके देखना है। यहाँ पे p1 है और
यहाँ पे P है 1 है, Q है 2 है, तो P Q नहीं, यहाँ पे P 1 है और S क्या है 1 है, तो हम इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं P1 और S1 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, इस वाले में, यहाँ पे P2 है और S क्या है 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अब Q है और S है, ये P है सॉरी, ये Q है और ये S है, 2 और 1, -2 -1 -3, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स ये हमारा आंसर होगा। ओके, कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है ना आप सबको? अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और फर्स्ट ईयर टाइम में एसटेट को क्लियर कर दीजिए। ये है एसटेट 2024 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही समझाया था कि जो आगे की जीरोज होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ठीक है, ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं होती है, और ये जीरो कौन सी होती है, ये वाली जीरो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमारे पास ट्रैप जीरो, ये सिग्निफिकेंट होती है। ओके, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ट्रैप्ड जीरोस, और ये हमारे पास कौन सी होती है, ये होते हैं ट्रेलिंग जीरोस। कौन सी होती है ये, ट्रेलिंग जीरोस। और ट्रेलिंग जीरोस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी, अगर डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर ये डेसिमल पॉइंट है तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। ये नहीं है, ये है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। ठीक है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली ये 3 है, तो 3। ओके, सही है। ये नहीं है, डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट है, इसमें कितनी है 4, पर इसमें 3 गिवन है, इट मीन्स ये गलत है। चलो नेक्स्ट और करते हैं। ये नहीं है, लीडिंग जीरोस नहीं होती, पर यहाँ पे पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगी, यहाँ पे है 5, तो ये 5 है, ये सही है, इट मीन्स हमारा ये आंसर है। देखो कितना जल्दी जल्दी आंसर्स हो रहे हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन 18, ये पूछा गया है 2025 में, जो अभी जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये। ठीक है, इसमें ना जो आंसर है वो गलत गिवन है। अगर हमारे पास आंसर जो आता है, मैं आंसर करके दिखाऊंगी आपको, अगर एल स्क्वायर की फॉर्म में पूछते हैं तब तो हमारे पास आंसर आता है ये, पर ये लोग पूछ रहे हैं एल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एल के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा ये, पर इन लोगों ने पूछा है एल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो ये आंसर हो नहीं सकता, इट मीन्स इसका आंसर ना रॉन्ग है। पर चलो हम अपना सही आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा इफ जी एच सी आर कंबाइन टू फॉर्म ए क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर, इसकी डायमेंशन पूछी है लेंथ स्क्वायर की, देन द क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। ओके, चलो करो, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने क्वांटिटी ले ली Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी एच सी दे रखा है, तो अल्फा बीटा गामा। जी का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l3 t-2। अगर ये यहाँ से निकलता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से g इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, यहाँ से g आ जाएगा एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम एम, एम एफ की वैल्यू आ जाएगी m l t-2 इंटू एल स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमारे पास g आया m-1 l3 t-2। ओके, सेकंड है हमारे पास h, h को हम कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो h इज इक्वल टू ई बाई न्यू होता है। E होता है हमारे पास ml2 t-2, न्यू होता है 1/t। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास ml2t-1, ml2t-1। ठीक है, और C होता है lt-1। ठीक है, और Q का इन्होंने क्या बोल रखा है एल स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी m-1
m-1 L क्यूब t-2 का अल्फा, ओके, का अल्फा। और h के हमारे पास m L2 t-1, ये है बीटा, और L-T-1 का गामा। तो L स्क्वायर इक्वल टू m की माइनस अल्फा प्लस बीटा, L का 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, T का माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो आई माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर m को कंपेयर करते हैं, L को करते हैं, तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, और T को करते हैं तो माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं अल्फा की, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ से हमारे पास ये आएगी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अभी बीटा की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, तो 5 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करती हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अब मैं इसमें पुट करती हूँ, तो माइनस 2 अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो गामा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 अल्फा के। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करती हूँ 3 अल्फा के, तो 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, 1। अल्फा अगर 1 है, तो यहाँ से अल्फा अगर 1 है, तो यहाँ से हमारे पास बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, और गामा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3 के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, तो क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, जी की अल्फा, जी की अल्फा, एच की बीटा, सी की गामा। ठीक है, तो क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जी एच अपॉन सी क्यूब। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, पर इसमें इसने आंसर दिया है, इसने हमें कौन सा आंसर दिया है, इसने हमें आंसर दिया है ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम इसको ओनली लेंथ का पूछते तभी अंडर रूट आ सकता था, बट हमें तो क्वांटिटी का पूछा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, यही इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने इस ईयर वाला कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार इन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए थे। ओके, तो ये है एस्टेट 2025 का क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन 19। ठीक है, तो ए वायर इज स्ट्रेच सच दैट इट लेंथ इंक्रीज बाय 1%। एक वायर को इतना स्ट्रेच किया है, उसकी लेंथ क्या होगी, 1%। पोइजन रेशियो इज 0.2%। पोइजन रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.2%। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम में जो परसेंटेज आएगा ना चेंज, वो क्या होगा। ठीक है, एक तो इन लोगों ने ना इस क्वेश्चन में भी काफी मिस्टेक की हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने रॉन्ग दे रखा है। इन्होंने आंसर ये दे रखा है जो कि आंसर नहीं है। ठीक है, और ऊपर से इन्होंने ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था, कौन सा, मैं बताती हूँ आपको। ये नहीं दिया हुआ था इंग्लिश के अंदर, तो आपको पढ़ते वक्त ना बहुत डिफिकल्टी होगी, आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। एक तो टाइम का स्ट्रेस, ऊपर से एग्जाम स्ट्रेस, भाई
पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक करते हैं, इतने सारे ग्रेस मार्क्स हैं, फिर भी एस्टेट इतना कैंसिल हुआ है और कितने मार्क्स दे रहे हैं, अपने हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। ये कोई एग्ज़ाम लेना होता है? पर चलो ठीक है, हम अपना क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास होता है वायर है, ठीक है, लेंथ इससे इंक्रीज़ की है, पॉइज़न रेशियो ये है, तो हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम होती है वायर की पाई आर स्क्वायर एल, पाई कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू आर स्क्वायर एल। अगर हम इसमें एरर निकालें, रिलेटिव एरर, तो वो किसके इक्वल होगी? 2r, सॉरी, 2 डेल r अपॉन r प्लस डेल l अपॉन l। ठीक है, हमें यहाँ पे लेंथ में तो परसेंटेज चेंज बता रखा है और पॉइजन रेशियो बता रखा है, पर ये वैल्यू वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम ये पॉइजन रेशियो का यूज करके निकालेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं। तो हमारे पास जो सिग्मा है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? डेल r अपॉन डेल l अपॉन l, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम उसको ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। चलो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस सिग्मा इंटू डेल l अपॉन l। अब हम इसको इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो डेल v अपॉन v इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस सिग्मा डेल l अपॉन l प्लस डेल l अपॉन l, ठीक है। तो डेल v अपॉन v इज इक्वल टू डेल l, एक सेकेंड, इनको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू डेल l अपॉन l। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू डेल l अपॉन l इंटू 100%। इसकी वैल्यू हमें 1% गिवन है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू 1%। सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.25, तो 1 माइनस 2 इंटू 0.25%, ये किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस 0.50%, तो ये किसके इक्वल हो गया? 0.50%। तो ये जो 0.05% है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है। अगर पॉजिटिव साइन है मतलब ये इंक्रीज हुआ है, पर यहाँ पे ये डिक्रीज दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.5% इंक्रीज। ओके, इस तरह से हमने 2025 वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। पर हमें एक चीज देखनी होगी कि हमने सारे क्वेश्चंस के इन्होंने पैटर्न सेम फॉलो किया, बट हाँ मुझसे ना एक क्वेश्चन छूट गया है बीच में, कि जो 20 वो है टू वो है कौन से ईयर का? 2024 का, ठीक है। उसमें इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव ए यूनिट। तो उन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं, वो सबसे पहले है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो दूसरा ऑप्शन है वो है रीडबर्ग कांस्टेंट, जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्रेशर ग्रेडियंट, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो जो यूनिटलेस है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर है, ये क्या होता है? पार्टिकल पर मोल से निकालते हैं इसको, ठीक है, पार्टिकल पर मोल। तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास मॉल इनवर्स। प्रेशर ग्रेडियंट है, तो प्रेशर ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ओके, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमारे पास? पास्कल, ठीक है, पर मीटर। अगर हम इसको न्यूटन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन
एरिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। रीडबर्ग कांस्टेंट हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 109,109,675 मीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर्स इनवर्स। तो यहाँ से हमें मिलता है कि हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास? ये रेशियो होता है ग्रेविटी का, ठीक है ना, सॉरी, ये रेशियो होता है डेंसिटी का। एक तो डेंसिटी होती है उस सब्सटेंस की विद रिलेटिव टू अदर सब्सटेंस। जो सेकंड सब्सटेंस है इसको हम क्या कर लेते हैं? यूजुअली वाटर लेते हैं। तो अदर सब्सटेंस है वो हमारे पास रेफरेंस मीडियम होता है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर क्या होता है? खत्म। हमने एंड फिनिश कर दिया है फर्स्ट यूनिट को 11th क्लास की। आई होप आपको इस यूनिट से कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसीलिए आगे के और लेक्चर्स आएंगे, प्लीज मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।